हेलो स्टूडेंट्स, तो आज वाले लेक्चर से अपन शुरुआत करते हैं अपना एक नया चैप्टर इन द सेंस अगर मैं बताऊं ना बच्चों, तो ये ऐसा जो आज के लेक्चर में आपको पढ़ाऊंगा ना, ऐसा कोई चैप्टर है नहीं हकीकत में। अगर आप एनसीईआरटी उठा के देखोगे तो ऐसा कोई भी आपको चैप्टर नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर पढ़ाने क्या वाले हो, तो मैं यहाँ आज वाले लेक्चर में वो चीज़ पढ़ाने वाला हूँ जो पूरे 2 साल तक फिजिक्स में आपके काम आने वाली है। पूरा 11th आपका जाएगा, पूरा 12th जाएगा, तो पूरे जो 2 साल की जो पूरी कैलकुलेशन है वो किस टाइप से आपको मैनेज करनी है फिजिक्स में, वो अपन आज वाले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। आज वाला एक लेक्चर नहीं होगा, 1 महीने तक ये सारी चीजें मैं पढ़ाऊंगा। मतलब ये मान के चलो आप आज के लेक्चर से 1 मंथ, आज के लेक्चर से लगा के 1 मंथ, 1 महीने तक जो आपके लेक्चर आने वाले हैं, ऑलमोस्ट ये मान के चलो टोटल 20 लेक्चर्स होंगे इस टाइप के। अब वो 20 लेक्चर जो है ना, ये 20 लेक्चर ये फिजिक्स से इतना इनका कोई वास्ता नहीं है, मतलब डायरेक्टली बुक्स में नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो अब आपके दिमाग में लगा सर फिर क्यों पढ़ रहे हैं हम अगर ये बुक्स में ही नहीं है। तो ये जो पढ़ रहा हूं ना, ये इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि आपके जो बेसिक्स हैं जो आप लोगों ने 9th 10th में पढ़े हैं, 8th 9th 10th में, ठीक है, एक तो वो स्ट्रांग हो जाए। दूसरा उसके अलावा एक कुछ चीजें ऐसी आएगी जो आप लोगों ने नहीं पढ़ी है 9th 10th में, पर तुरंत से क्वेश्चन में यूज होगा वो, तो वो टर्म भी मैं आपको सिखा पाऊं। क्लियर है? तो समझ रहे हो ना, ठीक है। अपन पढ़ने क्या वाले हैं, बेसिक मैथ्स। देखा जाए तो मैं इस टॉपिक को ही नाम दूंगा क्या, बेसिक मैथ्स। तो बेसिक मैथ्स पढ़ने वाले हैं अपन, ठीक है। अब बेसिक मैथ्स जैसे मैथमेटिक्स, अब बायो वाले बच्चे बोलेंगे सर हमें क्यों मैथ्स पढ़ा रहे हो फालतू में, हमें तो बायो पढ़ना है। तो ये मैथ्स इसलिए पढ़ाया जा रहा है आपको, नीट वाले बच्चों को भी, कि ये मैथ्स अगर इतनी मैथमेटिक्स आपको आती है ना, तो आप फिजिक्स का हर एक क्वेश्चन सोल्व कर लोगे। देखो बच्चों दिक्कत क्या होती है, जो बायो वाले बच्चे हैं ना, बायो वाले बच्चे हैं उनको सब प्रॉब्लम ये है कि उनकी कैलकुलेशन वाली स्पीड, कैलकुलेशन वाला पार्ट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा, अब धीरे धीरे और डाउन चला जाएगा। क्योंकि 10th में तो आपने मैथ्स पढ़ा था, तो मैथ्स आप हैबिचुअल थे उस सिचुएशन से, अब मैथ्स इतनी ज़्यादा नहीं आएगी, तो वाला पार्ट आपका डाउन चला जाएगा धीरे धीरे। तो वो डाउन ना जाए, वो पहली बात तो वो मेंटेन रहे और हो सकता है थोड़ा अप और ले जा सके उसको, इसलिए मैं ये 1 मंथ 1 महीना आपके साथ में लगूंगा। और जेई वाले बच्चों के लिए, जेई वाले स्टूडेंट्स के साथ क्या दिक्कत है बेटा, आप लोग मैथ्स में तो पढ़ रहे हो, ठीक है। जैसे मान लो मैं जो टर्म आज आपको पढ़ा रहा हूं ये मैथ्स में पढ़ोगे आप, बट ये कब पढ़ोगे पता नहीं है, 12th में जाओगे तब पढ़ोगे। जैसे आज मैं एक टर्म पढ़ाऊंगा आपको फंक्शन के बारे में, अब क्या होता है फंक्शन उसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा, बट अगर आप मैथ्स का वेट करोगे ना, तो मैथ्स में तो आपको 12th में पढ़ाया जाएगा। तो क्या 11th में मैं फिजिक्स लेके बैठा रहा हूं तब तक, मेरे को तो फिजिक्स को शुरुआत कर दी है ना, और फिजिक्स में मैं कुछ भी टर्म फंक्शन की यूज करूंगा, आपको समझ नहीं आई अगर वो, तो फिर कोई मतलब ही नहीं है ना। तो फंक्शन क्या होता है, एक टॉपिक तो अपन पढ़ेंगे क्या, फंक्शन। सबसे पहला टॉपिक और सबसे आसान टॉपिक ये आज ही खत्म हो जाएगा अपना, नाम है क्या, फंक्शन। फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे अपन, ठीक है। क्या होता है आज ही खत्म कर दूंगा एक ही दिन में। देखो मैं एकदम वही चीजें पढ़ाऊंगा प्रिसाइजली जो अपने को जेई और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स को सीखने के लिए जो मुझे जरूरत है ना। होने को तो बहुत सारी मैथ्स है, आपको 4 साल तक भी पढ़ा दें तो भी मैथ्स में कमी नहीं है, बट अपन वही मैथ्स पढ़ेंगे जो अपने को यूज होने वाली है। मतलब अपने फिजिक्स के, जेईई के, नीट के और इवन जेईई एडवांस के क्वेश्चन अपने से क्लियर हो जाए, तुरंत से सोल्व हो जाए, हर एक टाइप का क्वेश्चन सोल्व हो जाए। उसके लिए जो मिनिमम मैथमेटिक्स रिक्वायर्ड है वो मिनिमम मैथमेटिक्स मैं आपको पढ़ाऊंगा, और पहला टॉपिक पढ़ाऊंगा फंक्शन, और वो आज ही कवर कर दूंगा, आज ही खत्म कर दूंगा, ठीक है। ऐसे दूसरा फंक्शन आएगा, पहला टॉपिक हो गया फंक्शन। दूसरा फंक्शन पढ़ेंगे अपन क्या, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। अब वैसे तो आप लोगों को लग रहा होगा कि आपने ट्रिग्नोमेट्री तो 9th 10th में पढ़ा है, बट जो 9th 10th वाला ट्रिग्नोमेट्री है ना उससे काम नहीं चलेगा, उसके अलावा थोड़ा और पढ़ाऊंगा। हो सकता है मैथ्स वाले बच्चों ने पढ़ रखा हो, ठीक है, बट मैं जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा ना वो आपको आनी ही चाहिए, एनी हाउ किसी भी कंडीशन में, क्योंकि फिजिक्स में वही ट्रिग्नोमेट्री यूज होगी, उससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो सेकंड वाला ट्रिग्नोमेट्री हो गया। थर्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे अपन, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, और बेसिक मैथ्स में आपने 9th 10th में भी पढ़ा होगा, बट जितना आपने पढ़ा है उससे काम नहीं होने वाला है, उससे आगे भी कुछ पढ़ना होगा, तो वो मैं आपको समझा दूंगा क्या क्या पढ़ना है। देन इसके बाद आता है अपना लॉगरिथम। लॉगरिथम हो सकता है कुछ बच्चों ने लॉगरिथम पढ़ा और किसी ने नहीं पढ़ा हो, किसी ने नाम भी नहीं सुना हो, तो एक दिन लॉगरिथम में जाएगा अपना, ठीक है ना। एक दिन फंक्शन में जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा ज्यादा टाइम लूंगा क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री इंपॉर्टेंट पार्ट है,
ठीक है, आपने 9th में भी ट्रिग्नोमेट्री कितने दिन तक पढ़ा था? 9th में तो 2-3 चैप्टर आपके हुआ करते थे, 10th में भी 2-3 चैप्टर, तो इतनी सारी ट्रिग्नोमेट्री तो वो पढ़ाऊंगा नहीं, उसको फटाफट से रिवाइज करा दूंगा, आपके दिमाग में वो सारे कॉन्सेप्ट ऑलरेडी बने हुए हैं, तो वो कॉन्सेप्ट एक बार और वापस से रिवाइज हो जाएंगे आपको, और कुछ कॉन्सेप्ट्स होंगे जो नए होंगे वो भी आपको आ जाएंगे। ठीक है, अब जो मैथ्स वाले बच्चे हैं वो सोच सकते हैं कि सर हमारा तो ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स में हो चुका। बेटा मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री बहुत सारी होती है, ठीक है, वो सारी ट्रिग्नोमेट्री जो फिजिक्स में काम आती है ना, वो मैं यहाँ कवर कर दूंगा आपका 2 या 3 दिन में। ठीक है, 2-3 दिन में अपना ट्रिग्नोमेट्री कवर हो जाए, ऐसे 1 या 2 दिन में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म हो जाएगा, 1 दिन में लॉगरिथम खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट आता है डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव। तो ये जो डिफरेंशिएशन है इसमें टाइम लगेगा, और ये एक नया पार्ट है मैथ्स में। अगर देखा जाए तो डिफरेंशिएशन को और डिफरेंशिएशन की एप्लीकेशन को पढ़ाने के लिए 12th में 1 मंथ मतलब मिनिमम 30 to 40 लेक्चर लगते हैं पूरा डिफरेंशिएशन कवर करने में। सर पूरा डिफरेंशिएशन क्या होता है, उसकी सारी डेफिनेशन वगैरह, एप्लीकेशन, सब कुछ समझाने में 30 लेक्चर के अराउंड जाता है। ठीक है, पूरा कंप्लीट एप्लीकेशन। ठीक है, बट अपन इतना सारा नहीं पढ़ना, अपने को तो इतना सा पढ़ लेना है कि मेरा फिजिक्स में काम हो जाए, बाकी मुझे मतलब नहीं। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन इंटीग्रेशन। यही सेम कहानी 12th में पढ़ोगे मैथ्स में। नीट वाले बच्चों के लिए तो अब सारी कहानी खत्म है, यही पढ़ना है जितना पढ़ना है, और ये अच्छे से आना चाहिए ताकि आप लोग जो है आपका अच्छे से सोल्व कर पाओ सारी कहानियों को। फिजिक्स का हर एक न्यूमेरिकल आपका अच्छे से सोल्व हो जाए। और एक वेक्टर अब अगर आप मैथ्स वाले बच्चे, अगर मैं बात करूं ना बेटा, जो मैथ्स वाले बच्चे सब कुछ पढ़ेंगे, पर ये तो 12th में पढ़ेंगे, ये भी 12th में पढ़ेंगे, ये और ये भी 12th में पढ़ेंगे। ठीक है, बायो वाले बच्चे तो पढ़ने वाले ही नहीं है, मैथ्स वाले बच्चे तो ये पढ़ लेंगे पर 12th में पढ़ेंगे, तो जब तक मैं वेट थोड़ी करूंगा तुम्हारा। ठीक है ना, तो क्लियर है, ये सारे लेक्चर जाते जाते अपने को बहुत सारा टाइम जा चुका होगा, इसलिए मैंने मैक्सिमम 1 मंथ लिया है। 1 मंथ में ऑलमोस्ट अपन इसको सब कवर कर लेंगे। और ऐसा नहीं कि यहाँ मैथ्स ही पढ़ेंगे, मैं आपको हर एक साथ में ये भी बताऊंगा कि फिजिक्स में कैसे लिंकअप होगा इसका। जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो मैंने पढ़ा ही दिया, साथ साथ ये भी बताऊंगा कि फिजिक्स का क्वेश्चन इस वे में पूछा जाएगा, तो आपको वहां कोऑर्डिनेट को यूज करके आंसर निकाल लेना। ऐसे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, लॉग, वेक्टर, ट्रिगो सब मैं बताऊंगा। क्लियर है, तो यहां तक नोट करो पहले, ताकि आपको ये पता लग जाए कि ये 1 मंथ अपन क्या पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट 1 मंथ तक अपना क्या कैलकुलेशन चलने वाली है। क्लियर है, तो ये सारा कहानी लिख डालो आप जल्दी से, वीडियो पॉज करके, वीडियो पॉज करो और ये लिख लो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इधर वाला पार्ट लिखने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट क्या है देखो, तो आज वाले लेक्चर में अपन शुरुआत कर देते हैं फंक्शन की, कि फंक्शन क्या होता है। ठीक है, फंक्शन की शुरुआत कर देते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं बेटा कि ये जो फंक्शन है, देखो फंक्शन का नाम सुनते ही आपके दिमाग में एक टर्म आती है जो नॉर्मल लाइफ में अपन देखते हैं। वैसे तो फिजिक्स नॉर्मल लाइफ से बहुत ज़्यादा रिलेट करती है, पर ये अपनी टर्म है मैथ्स की। अब ये जो फंक्शन है ना, इस फंक्शन का अपना जो नॉर्मल फंक्शन होता है, नॉर्मल मीन्स आप प्रैक्टिकल लाइफ में जो भी फंक्शन देखते हो उन सब से इसका कोई भी रिलेशन नहीं है। जैसे आप बोलते हो ना, हमारे घर में फंक्शन था सर इसलिए मैं आज लेक्चर अटेंड नहीं कर पाऊंगा, या कोई सेलिब्रेशन, बर्थडे पार्टी का फंक्शन था सर, या कोई मैरिज फंक्शन है, तो वो उस टाइप के फंक्शन से इसका कोई भी रिलेशन नहीं है, और ना ही कोई रिलेट कर पाऊंगा मैं, है ही नहीं तो कैसे रिलेट कर पाए। ये मैथमेटिकल टर्म है एक प्योर। ठीक है, अब ये क्या होता है इसको समझा देता हूं। इसको समझाने से पहले एक टर्म समझाता हूं आपको। एक टर्म आप लोगों ने पढ़ी होगी, कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होते हैं देखो, ठीक है, कांस्टेंट का मतलब क्या है, ये अपनी फिक्स वैल्यू रखने वाले हैं, फिक्स वैल्यू होती है इनका। ठीक है, जैसे जो भी फिक्स वैल्यू होगी ना, जैसे मान लो 3, 4, पाई का वैल्यू पता ही आपको 22/7 या 3.14। ई, एक कांस्टेंट ई भी होता है, ई का वैल्यू आप ध्यान रखना 2.7 के समथिंग। ये कांस्टेंट सेम एज पाई, जैसे आप लोगों ने पाई को रट रखा है ना, पाई एक कांस्टेंट है 22/7 या 3.14 उसका वैल्यू। ऐसे एक और याद रख लो, ई, इसको नेपियर बोलते हैं, नेपियर कांस्टेंट। बाकी उस नाम पे नहीं जाना आपको, तो क्वेश्चन में कभी ई दिखे तो आपको समझ लेना है ये कांस्टेंट है और उसका वैल्यू 2.7 है। अब आपको लगेगा सर ये 2.7 ही क्यों, उस पर दिमाग नहीं लगाना, जैसे आपने पाई पे दिमाग नहीं लगाया ना, ठीक है, ऐसे इसका भी कुछ न कुछ डेफिनेशन रहा होगा, कुछ न कुछ। ठीक है, तो ये तो कांस्टेंट वैल्यू होगी। एक टर्म आती है वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं देखो, ये भी बता देता हूँ। ठीक है, जैसे ये तो कांस्टेंट्स हो गए। वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है, जो वेरी करता हो, जो बदलता हो, फिक्स वैल्यू नहीं रखता हो। ठीक है,
तो जैसे इसके एग्जाम्पल जो अपन मैथ्स में, जैसे मैं बताता हूँ, जैसे अपन एग्जाम्पल लिखते हैं इसके, पहले तो ऐसे एग्जाम्पल लिखता हूँ जो आप लोगों ने देखे हैं कभी, ठीक है। तो देखना जरा, वेरिएबल टर्म क्या है, देखो मैं बताता हूँ। जैसे टेम्परेचर ऑफ रूम, टेम्परेचर ऑफ रूम, ठीक है, टेम्परेचर ऑफ रूम या टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर, दिन भर में जो है रूम का टेम्परेचर, अगर एसी वगैरह कुछ फिक्स नहीं लगा हो ना, कोई डिवाइस नहीं लगा हो हीटर, तो रूम का टेम्परेचर आपको पता है सुबह सुबह में कूल होगा, ठंडा होगा आराम से, धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ेगा दिन भर में, शाम को वापस कम होगा। तो रूम का टेम्परेचर जो है, ये रूम का टेम्परेचर एक वेरिएबल क्वांटिटी हो गई, ठीक है, ये तो अपना फिजिकल हो गया, ठीक है। ऐसे और भी एग्जाम्पल बताऊं मैं, और एग्जाम्पल बताता हूं। जैसे आप बाइक चला रहे हो और उसका स्पीड है, स्पीड ऑफ बाइक, ठीक है, ऐसा नहीं बाइक खड़ी है, बाइक खड़ी होगी तो उसका स्पीड 0 ही होगा ना, फिर वो वेरिएबल नहीं है। अगर आप बाइक भगा रहे हो तो कभी क्या करोगे, आप देखोगे पूरी रोड खाली है तो भगाते हैं इसको फटाफट से, ठीक है, फिर पता लगा आगे कोई ट्रक आ रहा है तो स्लो किया, फिर उसको ओवरटेक किया, तो आपका जो स्पीड है बाइक का वो वेरी कर रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये तो अपन ने फिजिकल टर्म पढ़ ली। और भी बताता हूं, जैसे आपकी खुद की हाइट है, हाइट ऑफ बॉय। अब आपको लगेगा सर हाइट तो कांस्टेंट है ना, जैसे मेरी हाइट है या आपकी खुद की हाइट है, या हाइट ऑफ, मैं चाइल्ड लिख देता हूं, बच्चा, छोटे बच्चे होते हैं ना, उनकी हाइट चेंज होती है क्या? जैसे अपनी हाइट है, मतलब एक टाइम आता है, ये तो बायोलॉजिकल प्रोसेस है कि अगर एक टाइम आएगा उसके बाद हाइट ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाती है, ठीक है, ऑलमोस्ट क्या कांस्टेंट ही हो जाती है, बढ़ती तो है नहीं। जैसे मान लो आप अभी आप लोग 11th में हो, 12th में आ गए ना, 12th या 13, मतलब वो आपकी हाइट हो गई मैक्सिमम हाइट, उससे ज़्यादा नहीं जाओ। पर जब छोटा बच्चा होता है, बेबी होता है, एकदम उसकी हाइट कम होती है, 1 साल बाद थोड़ा बड़ा हो जाता है, 3 साल बाद और बड़ा हो जाता है, फिर अपन बोलते हैं अरे यार ये तो कितना बड़ा हो गया, देखते देखते, मतलब उसकी हाइट बदल रही है, पर एक दिन में नहीं बदलेगी, टाइम लगेगा उसको बदलने में। तो वेरिएबल्स का मतलब वेरी करे, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं तुरंत से वेरी करे, टाइम ले सकता हो। जैसे बच्चा होता है, पैदा होते से वो छोटा सा होगा और बड़ा 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 होता जाएगा ना, हाइट तो बढ़ रही है ना उसकी, तो ये जो हाइट ऑफ चाइल्ड, ये वेरिएबल हो गया। बट ये वाले वेरिएबल तो ये तो मैंने फिजिकल बता दिया आपको, फिजिक्स के लैंग्वेज। जैसे मैथ्स में जो ये वेरिएबल होते हैं ना, मैथ्स में जो ये वेरिएबल लेते हैं, ये अपन वेरिएबल इस टाइप से लेते हैं, एक्स, कभी भी आप एक्स लोगे ना, एक्स का मतलब ये कोई ना कोई वेरिएबल है, एक्स वाई जेड अल्फा बीटा गामा थीटा डेल्टा फाई, इस टाइप के वेरिएबल अपन मैथ्स में यूज कर सकते हैं, ठीक है, करते भी। आप लोगों ने पूरा अलजेब्रा पढ़ा होगा, वहां पे एक्स की इक्वेशंस लिखी होगी बहुत सारी, एक्स और वाई की, तो वो सारे वेरिएबल्स होते हैं। तो ये मैथ्स वाले वेरिएबल हो गए और ये अपनी नॉर्मल लाइफ के फिजिक्स वाले वेरिएबल हो गए, ठीक है। तो यहां तक की कहानी लिख लो, फिर मैं फंक्शन के बारे में बताता हूं क्या है, क्योंकि जो फंक्शन में वर्ड यूज कर रहा हूं ना, उसमें मैं वेरिएबल वर्ड यूज करूंगा। फंक्शन को समझाने से पहले मुझे वेरिएबल समझ में आना चाहिए। वैसे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को पता होता है क्या है, बट फिर भी मैंने इसलिए बता दिया कि आपके दिमाग में एकदम क्लियर कट रहे, क्योंकि अभी तक आपने जब 10th में पढ़ा था ना, तो 10th में जो पढ़ के आते हो क्या आपके दिमाग में एकदम फिक्स चीजें, रटी रुटाई चीजें, तो वो रटी रुटाई चीजों से मैं आपका दिमाग बाहर निकाल के डेवलप करना चाहता हूं, मतलब आप लोगों की सोचने की क्षमता बढ़े। जैसे ये वेरिएबल मैंने अभी अभी मेरे मन से लिखे हैं, आप भी ऐसे वेरिएबल, हजारों वेरिएबल अपने आसपास ढूंढ सकते हो फिजिकली, और मैथ्स वाले ये वेरिएबल तो आपने देखे ही हैं, नोट कर लो जरा। चलो नेक्स्ट, अब फंक्शन क्या होता है? फंक्शन सीधा सा बोला जाए तो रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल। तो ये जो फंक्शन मैंने लिखा था ना वहां पे, तो सबसे शॉर्ट में इसका डेफिनेशन जो है ये है अपना क्या, रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल्स के बीच में जो भी रिलेशन होगा उसको अपन फंक्शन बोल देंगे, बस कहानी खत्म, ठीक है। अब वो दो वेरिएबल अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, ठीक है, दो वेरिएबल जो होंगे अभी समझाऊंगा वो वेरिएबल कैसे। तो ये जो दो वेरिएबल है ना, उनके बीच में कोई भी रिलेशन होगा तो उसको अपन क्या बोल देंगे, फंक्शन बोल देंगे, ठीक है। अच्छा, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, मोर देन 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, बट अभी अपन आसान वे में, सिंपलेस्ट वे में जो पढ़ रहे हैं वो दो ही वेरिएबल, और फिजिक्स में ज्यादातर दो ही होते हैं, मैथ्स में 3-4 हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने सबसे शॉर्ट में डेफिनेशन बताया, तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आपको लगेगा सर ये वेरिएबल वाली क्वांटिटी, जैसे मैं एग्जांपल बताता हूं फंक्शन का, जिसे जो है ना अपन ऐसा बोल सकते हैं, जैसे हाइट या हाइट की बजाय, पिछला वाला एग्जांपल है ना, यहीं पे इसको मैं फंक्शन से रिलेट करता हूं, ठीक है। या ये टेम्परेचर ऑफ रूम वाला है ना, टेम्परेचर
ऑफ रूम डिपेंड्स ऑन टाइम। ठीक है, टाइम पे डिपेंड करेगा, क्योंकि आपको पता है ना, आपको पता है 2 बजे का टेम्परेचर अलग होगा, 3 बजे का टेम्परेचर अलग होगा। तो ये 2 वेरिएबल हो गए, एक वेरिएबल तो फिर टेम्परेचर हो गया और दूसरा वेरिएबल टाइम हो गया। अब मैथ्स की लैंग्वेज में तो वेरिएबल क्या होंगे, अल्फा बीटा गामा या एक्स वाई जेड, बट फिजिक्स में तो क्या होगा, वो कोई ना कोई फिजिकल क्वांटिटी होगा। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, इसके बारे में अपन पिछले चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो एक वेरिएबल तो ये हो गया और एक वेरिएबल हो गया, इन दोनों में क्या डिपेंडेंसी है, ये अलग अलग टाइप का, उस पर नहीं जा रहा हूँ एग्जैक्ट में क्या होता है क्या नहीं। ऐसे दूसरा वाला एग्जांपल वो चाइल्ड वाला भी ले सकते हैं, जो बच्चा है उसका हाइट बढ़ेगा टाइम के साथ में, जैसे जैसे टाइम आगे चला जाएगा टाइम इंक्रीज होगा। ऐसे बाइक का स्पीड भी हो सकता है कि टाइम के साथ बढ़ रहा हो घट रहा हो, ये हो गए। बट अगर मैथ्स में बोलूँ, मैं मैथ्स वाले जो फंक्शन होते हैं ना, अपने मैथ्स वाले जो फंक्शन होंगे, तो मैथ्स वाले फंक्शंस तो अपन ये इस टाइप से लिखते हैं, जैसे y इक्वल टू 3x² प्लस 10x क्यूब प्लस 7 माइनस 3x पावर 10 या 3x पावर 6। या आप अगर देख पा रहे होंगे तो 2 वेरिएबल है, यहां पे x तो क्या है, x एंड y तो क्या है, वेरिएबल है क्या। अब इसमें ये जो रिलेशन आया है, ये एक रिलेशन है क्या, ये एक रिलेशन दिख रहा है क्या आपको, ये रिलेशन को ही क्या बोल देते हैं अपन, फंक्शन। डेफिनेशन आपने देखा है, रिलेशन बिटवीन 2 वेरिएबल्स, उसी को क्या बोल देंगे, फंक्शन। और यहाँ इसको क्या रीड करेंगे, y इज अ फंक्शन ऑफ x, y इज अ फंक्शन ऑफ x, मतलब ये y जो है वो x पे डिपेंड कर रहा है। और 2 वेरिएबल, अपने जो 2 वेरिएबल हैं, वो 2 वेरिएबल कौन कौन से हो गए, एक तो हो गया y और एक हो गया x। क्लियर है। अभी अपन ने 2 वेरिएबल वाले ही फंक्शन पढ़ेंगे। फंक्शन आपने मैथ्स में ऐसी इक्वेशन भी देखी होगी देखने को, तो y इक्वल टू 3x² प्लस 4z क्यूब, होने को तो ये ऐसी भी हो सकती है ना, यहाँ पे 3 वेरिएबल आ गए। बट ऐसे फंक्शन से अभी अपन, ऐसे फंक्शन के साथ अपने को डील करने का मतलब नहीं है। फिजिक्स में ऐसे फंक्शन कम ही आएंगे, बहुत कम आएंगे, मतलब पूरी फिजिक्स पढ़ लेंगे तो 1-2 क्वेश्चन में इस टाइप के फंक्शन आ सकते हैं। ठीक है, जहां पे आपको कुछ ज्यादा कंफ्यूज हो। ठीक है, बाकी दो वाला सीख लोगे ना, तो बाकी सब तो कहानी आपको आसान लगेगी, सब कुछ समझ आ जाएगा। तो इसको लिख लो जरा, यहां तक की कहानी लिखो, फिर और आगे समझाता हूं क्या है। देखो, चलो अब इनको मैथ्स में, तो मैथ्स की लैंग्वेज में लिखा कैसे जाता है, देखो अब है ना, ऐसा लिखा होता है, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इसको, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन। तो फंक्शन को किस टाइप से रिप्रेजेंट किया जाता है, देखो इसको लिखा जाता है जैसे y इक्वल टू fx। ये f जो है ना, ये f वर्ड y, देखो यहां क्या है, y और x, ये तो 2 तो वेरिएबल हो गए, x और y तो क्या वेरिएबल हो गए। y इक्वल टू fx लिख दिया, यहां पे y वेरिएबल है, x वेरिएबल है, और ये f जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, फंक्शन को। क्लियर है, समझे कहानी। x और y तो वेरिएबल हो गए, और इसको ऐसे इस टाइप से लिखा जाता है। अब यहाँ पे जो है ना, ये जैसे एक एग्जाम्पल, मैं यहाँ इसको क्या लिखूंगा, y इज अ फंक्शन ऑफ x। ठीक है, अब जैसे मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ कहानी क्या है। देखो अपना एग्जाम्पल, यहाँ इधर एग्जाम्पल लिखता हूँ, यहाँ एक एग्जाम्पल लिख के समझाता हूँ। जैसे y इक्वल टू 3x² प्लस 10 लिखा है। ठीक है, y इक्वल टू क्या लिखा है, 3x² प्लस 10। तो यहाँ पे जैसे मान लो, अगर मैं x का वैल्यू 0 पुट करता हूँ, x का वैल्यू 0 पुट करूँ, x का वैल्यू क्या पुट कर दूँ, 0। तो x का वैल्यू 0 पुट करूंगा तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, y का वैल्यू भी निकाला जा सकता है, 3 प्लस 10 इक्वल टू 0 प्लस 10 बराबर 10 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे अगर मैं x का वैल्यू 1 पुट करता हूं तो आंसर क्या आ जाएगा, y इक्वल टू 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 10, तो ये हो गया 3 प्लस 10, तो ये हो गया 13। ठीक है, अगर मैं x का वैल्यू 2 पुट कर लेता हूँ, चाहो तो नेगेटिव भी पुट कर सकते हो, 3 2 स्क्वायर प्लस 10, तो 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 इंटू 3 12 प्लस 10, तो ये आ गया कितना 22। क्लियर है, यहां तक ये ऐसा तो आपने किया होगा, ये इस टाइप से। तो ये बेसिक मैथ्स है, ये तो आप लोगों ने 9th-10th में भी पढ़ा है। बट इसको थोड़ा स्टैंडर्ड बनाने के लिए किस टाइप से लिखते हैं, देखो मैं बताता हूं। इसको थोड़ा स्टैंडर्ड बनाने के लिए मैथ्स में इस टाइप से लिख दिया जाता है। देखो यही को इस टाइप से लिख देगा, fx बराबर 3x² प्लस 10, ऐसा लिख दिया।
ठीक है, मतलब वो y की जगह क्या लिख लिया, y की जगह fx लिख लिया, y की जगह क्या लिख लिया मैंने, fx। तो ऐसा लिखा है fx इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 10। अब ये ऐसा नहीं लिखेगा वो x इक्वल टू 0, अब ऐसा लिखेगा f0। f0 का मतलब आपको ये समझ जाना है, x की जगह क्या पुट कर देना है, 0। ये fx था ना 3x स्क्वायर प्लस 10, तो x की जगह 0 पुट कर देना, तो 3 0 स्क्वायर प्लस 10। तो ये वाली वैल्यू 0 प्लस 10 बराबर 10 ही आ रही है ना। तो आपने क्या है ना, ये इस टाइप से तो आपने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, ये इस टाइप से तो आपने 9-10 में पढ़ा हुआ है, बट ये इस टाइप से आपने नहीं पढ़ा हुआ है। तो अपन क्या करेंगे, बस वो y की जगह fx लिख देंगे, y की जगह क्या लिख देंगे, fx, मतलब वो जो भी टर्म है वो x का फंक्शन है। ऐसे अगर मुझे f1 का वैल्यू निकालना है तो f1 का वैल्यू क्या लिख दोगे आप, 3 1 स्क्वायर प्लस 10। तो आंसर क्या आ गया, 3 प्लस 10 बराबर 13। ठीक है, ऐसे f2 को क्या लिख देंगे बेटा, जैसे f2 मतलब ये x की जगह 2 पुट कर दिया, मतलब क्या आ जाएगा 3 2 स्क्वायर प्लस 10 इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा 12 प्लस 10, ये आ गया 22। अगर x का वैल्यू बढ़ रहा है तो y का वैल्यू भी बढ़ रहा है। अब एक चीज सुनो ध्यान से, यहाँ पे जो x और y है ना, यहाँ पे अगर इस वे में फंक्शन लिखा है y इक्वल टू fx लिखा है, y इक्वल टू fx का मतलब ये अगर ऐसा लिखा है, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म एक ही है, बस देखने का नजरिया अलग है, ये थोड़ा स्टैंडर्ड है, बाकी है तो ये भी वही है। ठीक है, तो अब एक चीज सुनना ध्यान से, यहाँ पे वेरिएबल जो है ना अपने पास दो वेरिएबल, ये y वाला वेरिएबल जो है ना, ये y वाला वेरिएबल, ये y वाला वेरिएबल x पे डिपेंड कर रहा है कि x का वैल्यू रखो तब जाके y की वैल्यू पता लगेगी। मैं आपको बोलूं कि y का वैल्यू बता दो, आप नहीं बता पाओगे। y का वैल्यू तब पता लगेगा जब आप x के बारे में बताओगे कि x का वैल्यू -1 है या 0 है या 1 है, तो ही जाके y का वैल्यू पता लगेगा। मतलब ये y डिपेंड कर रहा है किस पे, x पे, इसलिए यहाँ पे y को बोला जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल। y को क्या बोला जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। एंड x को बोला जाएगा क्या, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। x किसी पे भी डिपेंड नहीं कर रहा, x का वैल्यू तो आप कुछ भी पुट कर दो, वो y का वैल्यू निकाल के दे देगा आपको। क्लियर है, कहानी समझ आती है। मतलब ये जो फंक्शन है ना, फंक्शन क्या है, दो वेरिएबल के बीच का रिलेशन है, x और y। मैथ्स की लैंग्वेज में बोलूं तो यहाँ पे अगर इस टाइप से इक्वेशन है तो यहाँ x को बोला जाता है क्या, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y को बोला जाता है क्या, डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि जो y का वैल्यू है वो x पे डिपेंड कर रहा है। क्लियर है, कहानी समझ में आई। अब और समझाता हूँ, जिसे ये फंक्शन का मतलब क्या है। मान लो फंक्शन का मतलब कुछ नहीं है, ये इस टाइप का आपको इस टाइप से आपको एक एक्सप्रेशन दिया गया होगा, उस एक्सप्रेशन में x का वैल्यू अलग अलग डिफरेंट वैल्यू दे दिया जाएगा और y का वैल्यू आपको कैलकुलेट करने के लिए बोल दिया जाए। तो नोट करो जरा, यहां तक की कहानी है। आप चाहो तो अगर अगल बगल में नहीं लिख पा रहे हो तो पहले ये लिख लेना, फिर ये लिख लेना, फिर ये लिख लेना। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग नोट्स बना लो और प्रॉपरली नोट्स बढ़िया बनने चाहिए अच्छे से, तो मजा आएगा आपको भी पढ़ने में, वरना कोई मतलब नहीं है अगर सारा एक साथ खिचड़ी पका दोगे तो। नोट करो जल्दी से। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन कराता हूं, ठीक है। क्वेश्चन बड़ा आसान सा है, अगर पिछली वाली कहानी आपको समझ में आई होगी तो एक क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा। मान लो आपको fx बोल दिया 3, fx का वैल्यू बोल दिया 2x³ प्लस 7 अपॉन x माइनस 1, ऐसा बोल दिया, और आपको बोल दिया जाए फाइंड f0 कॉमा f1 कॉमा f-2, ये सारी वैल्यू पता करनी है आपको, कितने क्या क्या वैल्यूज होगी। तो लिख लो जरा और तीनों वैल्यू पता करके देखो, f0 का वैल्यू क्या आएगा, f1 का वैल्यू क्या आएगा, f-2 का वैल्यू क्या आएगा। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, आसान सा सॉल्यूशन होगा। आप लोगों को अगर ये वाली कहानी समझ में आ गई होगी ना, ये वाली कहानी समझ में आ गई तो उस क्वेश्चन को आप तुरंत से उड़ा दोगे, तुरंत से उड़ाओ जरा एकदम, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन तो लाओ सर पहले, तो ये रहा आपका क्वेश्चन, वीडियो पॉज करो और सोल्व करो जल्दी से। f0 का वैल्यू क्या आएगा, f1 का वैल्यू क्या आएगा, f-2 का वैल्यू क्या आएगा। मैंने अभी आपको जो टर्म सिखाई है ना, वही टर्म यहाँ पे अप्लाई कर दो जल्दी से। चलो देखो आपने अप्लाई करी होगी और देखो क्या है, सॉल्व करके बताता हूँ। बड़ा आसान सा है, आप लोग वीडियो पॉज करके ट्राई कर लेना अगर अभी तक भी ट्राई नहीं किया है तो। एक चीज ये ध्यान रखना, फिजिक्स में अगर आप अपना दिमाग नहीं लगाओगे, खुद से क्वेश्चन ट्राई नहीं करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा मामला गड़बड़ इसलिए हो जाएगा, फिर आप सीख नहीं पाओगे। अगर आपको सीखना है मतलब खुद से क्वेश्चन सोल्व करना है, ठीक है, खुद से क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो ही सीख पाओगे। अब मुझे f0 का वैल्यू पता करना है, तो f0 कितना आ जाएगा बेटा, 2 इंटू यहाँ 0³ प्लस 7 अपॉन 0-1, तो हो गया 0 प्लस 7 अपॉन 0-1, तो 7 डिवाइड बाई -1 तो -7 इसका आंसर हो गया फर्स्ट वाले क्वेश्चन।
आसान सा था क्या, ठीक है, आप लोगों का सबका सही होगा। सेकंड वाला चेक करो, F1 का वैल्यू चेक करो जरा, F1 का वैल्यू क्या आ रहा है, देखो F1 का वैल्यू चेक करो फटाफट से, वीडियो पॉज करके, जिसने नहीं सोल्व किया F1 F-2 दोनों वैल्यू सोल्व करो। तो F1 का वैल्यू अगर मैं चेक करता हूं तो देखो क्या आ रहा है, ये आ रहा है 2 × 1 क्यूब प्लस 7 अपॉन 1 माइनस 1, ये x की जगह 1, यहाँ जहाँ भी था ना x, वो x की जगह 1 पुट कर लेना है। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो ये थोड़ा सा गड़बड़ ये हो गया है कि ऊपर तो 2 + 7 आ गया, नीचे 0 आ गया, 9 / 0 आ गया, तो इसको इनफाइनाइट बोल दो या नॉट डिफाइन बोल दो आप। इस टाइप से आप लोग बोल देते थे ना, जिसे आपका पता होगा 1090 का वैल्यू आता है, 1090 वगैरह का, तो इस टाइप से यहाँ भी लिख सकते हो आप, चाहो तो इनफाइनाइट लिख दो, चाहो नॉट डिफाइन लिख दो, ठीक है। गड़बड़ इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ नीचे 0 आ गया है, ठीक है। कोई भी टर्म को 0 से डिवाइड करोगे तो इनफाइनाइट पहुंच जाता है, नॉट डिफाइंड टर्म उसको अपन बोल देते हैं, या आप इनफाइनाइट भी लिख सकते हो। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना सर नॉट डिफाइन है इनफाइनाइट, आप इनफाइनाइट लिख दो, ठीक है, इनफाइनाइट लिख के आगे बढ़ो। चलो अगला नेक्स्ट वाली टर्म सोल्व करो जल्दी फटाफट से। नेक्स्ट वाली टर्म देखो क्या है, यहां लिखा है क्या F-2, मतलब आपको क्या करना है, x की जगह -2 पुट कर लेना है। तो 2 - 2 3 + 7 अपॉन -2 - 1। मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ जहां भी x दिया था ना, वहाँ x की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर ली बस। जहां भी x दिया था वहां पे क्या पुट कर लेना है, f यहाँ -2 लिखा है ना, इसका मतलब x की वैल्यू -2 पुट कर देनी, ठीक है। चलो पुट कर दिया, तो अब यहाँ जो है 2 - 2 × -2 × -2 क्यूब है ना, तो 3 बार मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, -8 + 7 और नीचे -2 - 3 सॉरी -2 - 1, ठीक है। तो ये कितना हो गया, -16 + 7 अपॉन -3। तो -16 + 7 करूंगा तो कितना हो रहा है, जरा सोल्व करो बेटा, -9 आ रहा है शायद ये, ठीक है। 16 में से आप 7 हटाओगे तो -9 अपॉन -3, तो आंसर ये वाला, नीचे वाला माइनस ऊपर वाले माइनस से गायब हो जाता है, ऐसा आप लोगों ने पढ़ा होगा। और फाइनल आंसर जो अपना आएगा +3, ये इस टाइप का फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। फाइनल आंसर अपना क्या हो जाएगा, +3। नोट कर लो जरा, कहानी नोट करो फटाफट से, यहां तक की वीडियो पोस्ट करके यहां तक की कहानी नोट करो, फिर एक और क्वेश्चन देता हूं। अब आपको लग रहा होगा ना कि सर ये वाली टर्म तो जो है मतलब ऐसी, ये तो मैथमेटिक्स चल रही है, अब फिजिक्स में कैसे यूज होगी, अगला क्वेश्चन बताता हूं जो आपको फिजिक्स में इसको यूज करेगा, ठीक है। अब जरूरी नहीं है x और y ही वेरिएबल हो, वेरिएबल तो खूब सारे हो सकते हैं क्या, जैसे यहाँ पे जो वेरिएबल लिखे हैं ना मैंने, ये वेरिएबल जैसे फिजिक्स के, ये तो मैथ्स वाले वेरिएबल हो गए। मैथ्स में तो आपने जनरली ऐसे वेरिएबल देखे होंगे। अगर मैं फिजिक्स की बात करता हूँ तो फिजिक्स में तो अपने पास क्या आएगा, फिजिक्स में तो मास आता है, तो m, जैसे बोल दिया जाए मास। अब मास किसका, अलग अलग ऑब्जेक्ट का अलग अलग टाइप का मास हो सकता है, तो मास जैसे मेरा मास है तो अलग आएगा, इसका मास अलग आएगा, पेन का मास अलग आएगा। तो एक मास एक वेरिएबल टर्म है जब तक मुझे किसी के बारे में नहीं बता दिया जाए। अभी बोल दिया जाए मास ऑफ रिमोट, तो फिर ये कांस्टेंट हो जाएगा, मास ऑफ रिमोट कांस्टेंट हो जाएगा। पर मैंने तो यहाँ कुछ नहीं लिखा है, जैसे मैं यहाँ सिंपल लिखता हूँ मास। अब मास के बारे में कुछ नहीं बताया, वेरिएबल टर्म है। ऐसे मैंने लिख दिया स्पीड, वेरिएबल टर्म है, डिस्टेंस, ये इस टाइप के फिजिक्स के वेरिएबल होते हैं, ठीक है। इस टाइप के जो वेरिएबल होते हैं ये फिजिक्स के वेरिएबल हैं, ठीक है। अब जैसे मास को जो है ना फिजिक्स में लिखा जाएगा m, ऐसे जो अगला लिखा था मैंने स्पीड, इसको लिखते हैं v। फिर इसके बाद जैसे मान लो फोर्स, फोर्स भी एक वेरिएबल टर्म है, मतलब जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है ना, जब तक आप उसके बारे में कुछ स्पेसिफाई नहीं कर दोगे तो वो वेरिएबल ही है ना। तो अब उनके वेरिएबल को जैसे मैथ्स वाले लैंग्वेज, मैथ्स में तो क्या होता है ना, ये वेरिएबल है इस टाइप के लिखे जाते हैं, एक्स वाई जेड अल्फा बीटा गामा थीटा डेल्टा, बट जो फिजिक्स में वेरिएबल है इस टाइप के होंगे एम वी, ठीक है। क्लियर है कहानी सबको, चलो आगे बढ़ाता हूं। अब मैं क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, ये वाला क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा, इसमें तो कहीं ना कहीं मैथ्स इन्वॉल्व हो रही है। अब ऐसा क्वेश्चन जो फिजिक्स से रिलेट करेगा आपको फंक्शन को। देखो अब मान लो आप कभी भी क्वेश्चन देखोगे ना तो इस टाइप से क्वेश्चन दिखेगा, जैसे मैं लिख देता हूं, जिसे आप लोगों ने यूनिट एंड डायमेंशन का एप्लीकेशन में भी देखा होगा, मैं यहां भी लिख देता हूं। देखो क्या लिख रहा हूं, वेलोसिटी या स्पीड, स्पीड ऑफ पार्टिकल, स्पीड को v से डिनोट कर रहा हूं, स्पीड ऑफ पार्टिकल डिपेंड्स ऑन टाइम, डिपेंड्स ऑन टाइम। और कैसे डिपेंड कर रही है, v इक्वल टू मान लो बोल दिया आपको 2t³ माइनस 3t² माइनस 2t³ माइनस 5t² प्लस 7t प्लस 20
और स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकंड होता है, आपको सबको पता होगा। अब पहला क्वेश्चन बोल दिया फाइंड इनिशियल स्पीड। अब इनिशियल स्पीड का मतलब कितने टाइम पे स्पीड बताना है, ठीक है। इनिशियल स्पीड का मतलब सबसे इनिशियल का टाइम कौन ना, t इक्वल टू 0 का स्पीड बताना है। इस पे क्या आप यहां पे t इक्वल टू 0 करके स्पीड पता कर सकते हो? आसान है क्या कहानी, ठीक है। टाइम, और ये जो टाइम है ना उसको डिनोट किया है मैंने छोटू t से, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन फाइंड स्पीड एट टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड। 2 सेकेंड पे स्पीड क्या आएगी, क्लियर है। तो ये दोनों क्वेश्चन है आपके लिए, जरा सोल्व करो, वीडियो पॉज करो। जिनको अभी तक की कहानी समझ में आई है ना वो इन दोनों क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर सकता है, ठीक है। तो सोल्व करके देखो जरा। मैं आपको बोला हूं ना, मैं फंक्शन तो पढ़ा ही रहा हूं, साथ में उसको रिलेट करूंगा फिजिक्स से कि किस टाइप से वो फिजिक्स से रिलेट हो रही है, ठीक है। चलो अब अच्छा, यहां कभी कभी ऐसा भी लिख दिया जाता है, जैसे अभी तो मैंने ऐसे लिख दिया, कभी कभी क्वेश्चन में इस टाइप से लैंग्वेज भी यूज कर सकता है। क्या लैंग्वेज देखो, स्पीड इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, वो ऐसा बोल दिया जाएगा, क्या स्पीड इज फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। और ऐसा लिख दिया जा सकता है वीटी। चलो अभी मैं अगले क्वेश्चन में कवर करता हूं आगे कहीं इसको, या फिर बता देता हूं बाद में। पहले आप इस क्वेश्चन को सोल्व करो, यहां तक की कहानी लिखो और क्वेश्चन सोल्व करो जल्दी से। यहां तक की कहानी लिखो और क्वेश्चन सोल्व करो जल्दी से। देखो क्या, मैं सोल्व कर देता हूं। पहला क्वेश्चन, पहले तो फंक्शन लिख लो पूरा का पूरा ही। ये दो वेरिएबल है ना, v एंड t में है। देखो फंक्शन का मतलब दो वेरिएबल में रिलेशन v एंड t हो गया। तो यहां क्या हो गया, देखो ये आ गया 2t क्यूब माइनस 5t स्क्वायर प्लस 7t प्लस 20, ये यूनिट आ गई मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ध्यान से देखना। अब इनिशियल स्पीड का मतलब ध्यान रखना, फिजिक्स में कभी भी अगर इनिशियल स्पीड बोल दिया जाए आपको, इसका मतलब टाइम को क्या पुट कर देना है, टाइम को t इक्वल टू 0 पुट कर लेना है इनिशियल स्पीड का मतलब, ठीक है। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में तो क्या है, यहाँ स्पेसिफिकली बोल दिया था कि 0 वैल्यू है, बट फिजिक्स में स्पेशली नहीं बोला। फिजिक्स में कैसे, वो इनडायरेक्टली हिंट देगा आपको और वो लैंग्वेज आपको पकड़ के देखनी है, ठीक है। आपने पकड़ लिया इनिशियल स्पीड मतलब t इक्वल टू 0 पुट कर दो, t इक्वल टू 0 पुट करते सब कुछ गायब हो जाएगा, 0 0 0। यहाँ 20 के साथ में कोई छेड़छाड़ हो नहीं सकती क्योंकि वहां तो t आ ही नहीं रहा, मतलब इनिशियल स्पीड आ गई मेरे पास 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो सेकंड वाले पार्ट में क्या बोल दिया है, 8 टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड, और मुझे क्या पता करना है, स्पीड का वैल्यू क्या होगा v, ये मुझे कैलकुलेट करना है। तो क्या होगा, देखो सॉल्व कर देते हैं जल्दी से। यहाँ आपको क्या करना होगा, t की जगह 2 पुट कर लेना है, v इक्वल टू 2, यहाँ 2 क्यूब माइनस 5, यहाँ t की जगह, यहाँ जहाँ जहाँ भी t आ रहा है ना, जहाँ जहाँ भी t दिख रहा है आपको, ये जहाँ भी t दिख रहा है, ये सब जगह t की जगह 2 पुट कर लो बस, ठीक है। क्लियर है। तो यहाँ आ जाएगा क्या, प्लस 7 इंटू 2 प्लस 20 होल ब्रैकेट मीटर पर सेकेंड। 2 क्यूब कितना हो गया, 8 16 माइनस 5 इंटू 4 20 प्लस 14 प्लस 20। अब अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो ये वाले 20 से तो 20 गायब हो जाएगा प्लस माइनस से, तो आंसर हो जाएगा अपना कितना, 16 और 14 30 मीटर पर सेकेंड। आंसर नेगेटिव भी आ जाए ना तो कोई दिक्कत नहीं, उसको माइनस हटा के प्लस कर देना है, ठीक है। स्पीड है ना, स्पीड हमेशा पॉजिटिव होती है, ये आगे समझ में आ जाएगा, अभी आप इस पे दिमाग लगाओ बस, ठीक है। चलो मैंने कैलकुलेशन करके देखिए, कैलकुलेशन देख लेना जरा, कोई गड़बड़ ना हो बस, ठीक है। चलो क्वेश्चन आ गया हो आपको तो नोट कर लो, फिर इसी पैटर्न का एक और क्वेश्चन करा देता हूं मैं, फिर यही पैटर्न का एक क्वेश्चन और करते हैं जरा अपन, देखो क्या है। देखो चलो अगला क्वेश्चन करें, फटाफट से इसको नोट करो, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। वीडियो पॉज करके नोट करो जल्दी से, 1 2 3 गायब कर दूं क्या, गायब। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा सकता है, देखो फिजिक्स में इस टाइप का, देखो ध्यान समझना। जैसे ऐसा बोल दिया है, फोर्स इज फोर्स ऑन पार्टिकल, फोर्स ऑन, या आप ऐसे समझो फोर्स
अरे भाई सही से लिखने में आ जाए यार। फोर्स ऑन पार्टिकल डिपेंड्स ऑन स्पीड या फोर्स ऑफ पार्टिकल इज फंक्शन ऑफ, मैं वहां ब्रैकेट में लिख रहा था ना, यहाँ पे कुछ ब्रैकेट में लिख रहा था ना, वही उसी पैटर्न का क्वेश्चन बना रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। फोर्स ऑन पार्टिकल इज फंक्शन ऑफ स्पीड, ठीक है। और किस टाइप से लिखा है ध्यान से समझना, एफ वी, ठीक है। एफ वी इक्वल टू 7v³ प्लस 10v माइनस 30, और फोर्स का यूनिट आप सबको पता है न्यूटन, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन हो गया। अब आपको क्या बोल दिया जाए, फर्स्ट एक तो ऐसा बोला जा सकता है F3 का वैल्यू बता दो, F3 बता दो, साथ में F-2 भी बता दो, एक तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा लैंग्वेज में पूछा जाए तो क्या बोल सकता है, कैलकुलेट फोर्स ऑन पार्टिकल व्हेन इट्स स्पीड, अच्छा यहाँ पे इसको +2 कर देना है ना, व्हेन इट्स स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलो जिसको समझ में आ गया क्वेश्चन सोल्व करो, जिसको नहीं समझ में आया मैं सोल्व कराऊंगा अभी। वीडियो पॉज करो और क्वेश्चन सोल्व करना शुरू कर दो, ठीक है। जो मैं आपको पहले समझाना चाह रहा था ना वो इसी टाइप से समझाना चाह रहा था, ठीक है। तो नोट करो जल्दी से, एफ वी, ये जो एफ वी लिखा है ना, इसका मतलब ये है कि ये फोर्स वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, क्लियर है, और कुछ नहीं है, ठीक है। आसान है कहानी, अगर आप ध्यान से सोल्व करोगे तो सोल्व हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर आपको सारी कहानी समझ में आई होगी तो सोल्व हो जाएगी। फंक्शन पढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ रही है, ये इस टाइप के क्वेश्चन में, ये इस टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे ना, वहां पे आप लोग सोचोगे फंक्शन क्या है, बस इसीलिए मतलब आज वाला लेक्चर का काम ये है कि आपके दिमाग में, मेमोरी में एक नया वर्ड भर देना है, फंक्शन, बस। और वो फंक्शन का यूज आपको ऑलरेडी 10th में पता था, 9th में भी पता था, बट ये नहीं पता था अरे यार यही चीज फंक्शन है, ठीक है, क्लियर है। चलो नोट करो जल्दी से और आंसर निकालो फटाफट से, वीडियो पॉज करो और अपना आंसर निकालो जल्दी से। देखो क्या होगा इसका आंसर, मैं चेक कर देता हूं इसको। पहले तो थोड़ा छोटू छोटू करके ऊपर भेज दे, ज्यादा ही छोटू हो गया, अरे लाला, ठीक है। देखो फर्स्ट वाला क्वेश्चन एकदम हलवा कैटेगरी, हलवा कैटेगरी का क्वेश्चन है। एन का मतलब न्यूटन, जैसा कि आप सब लोग जानते हो। अब पहले तो F3 का मतलब कुछ भी नहीं है बच्चे, ये जहां जहां भी आपको V दिख रहा है ना, जहां जहां भी V दिख रहा है ना, उन सब V की जगह पे मुझे क्या पुट कर देना है, 3, ठीक है। V की जगह सब जगह क्या पुट कर देना है, 3। इसका मतलब इनडायरेक्टली वो ये बोलना चाह रहा है कि मुझे फोर्स तब बता दो जब पार्टिकल का स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड है, क्लियर है। चलो सॉल्व कर देता हूं। तो 7 × 3 क्यूब 10 × 3 माइनस 30, और यहाँ होल ब्रैकेट लगा के न्यूटन लगा देना। कैपिटल ब्रैकेट इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि स्मॉल ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। तो 7 3 × 3 × 3 कितना हो जाएगा। अब कुछ बच्चों की तो कैलकुलेशन भी इतनी माशाअल्लाह होगी कि वो मल्टीप्लाई भी नहीं कर पाते ऐसे। तो 3 × 3 × 3 27, ठीक है, प्लस 30 माइनस 30, और न्यूटन। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 30 से 30 गायब हो जाएगा, 30 से 30 गायब हो गया, तो अपना आंसर आ गया F3 का जो है ना 27 × 7। तो 27 × 7 का मल्टीप्लाई करना तो आपको आता होगा। 7 × 7 कितना हो जाएगा 49, 4 और 7 to 14 4 मल्टीप्लाई करोगे तो 149 आंसर आ जाएगा, ठीक है। चेक करो जरा क्या ऐसा ही कुछ आंसर है या कुछ और भी है। वीडियो पॉज करके देखो जरा, चेक कर लो आपका आंसर यही था क्या। और साथ में पैरेलल में आप दूसरा आंसर भी कर सकते हो, मतलब वीडियो पॉज करके दूसरा वाला जो क्वेश्चन है ना, इसका सेकंड पार्ट F2 वाला पार्ट सॉल्व कर सकते हो जल्दी से। ये मल्टीप्लाई गड़बड़ हो गया है शायद, मल्टीप्लाई में गड़बड़ हो गया। देखो क्या होगा, 7 × 7 तो 49, 27 × 7 करोगे ना तो 49 तो ये हो गया, 49 4 14 4 189 आएगा, ठीक है। 189 अपना आंसर होगा। ये मल्टीप्लाई तो आप लोग करना आता ही होगा सबको, आंसर हो जाएगा 189 न्यूटन F3,
ठीक है, चलो इसी का सेकंड वाला पार्ट सोल्व कर दो जल्दी से। इसी में एक और है ना, ये वाला सेकंड वाला पार्ट, इन द सेंस मतलब ये वाले की बोल रहा हूँ मैं, F2 सेकंड वाला तो भी कर ही देंगे। तो F2 भी बता दूं क्या? F2 का मतलब क्या है? V की जगह 2 पुट कर देना है, ठीक है। तो F2 कितना आ रहा है देखो, ये कैपिटल F, कैपिटल F का मतलब फोर्स, एक चीज ध्यान रखना, स्मॉल f अपन फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये कितना हो गया देखो, 7 × 2 × 2 × 8 प्लस 20 माइनस 30 और होल न्यूटन लिख देंगे। तो F2 कितना आ गया, ये या तो आ गया 72 माइनस 10, 72 माइनस 10 नहीं 72 नहीं होगा, 7 × 8 कितना होगा 56 माइनस 10 न्यूटन। तो F2 कितना आ गया अपने पास 46 न्यूटन, ठीक है। ये अपना आंसर हो जाएगा। चेक करो जरा, पहले क्वेश्चन के दोनों पार्ट बता दिए मैंने, ठीक है। फर्स्ट वाले क्वेश्चन के दो पार्ट में समझा दिया हूं, 2 के 2 पार्ट एक्सप्लेन कर दिया हूं। अब इसका सेकंड वाला पार्ट, ये वाला पार्ट समझते हैं जरा, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। चलो देखो अगला वाला पार्ट समझा देता हूं। उसमें क्या करना है आपको, पहले तो ये फंक्शन लिख लेना है पूरा एज इट इज, ठीक है। पहले तो फंक्शन पूरा एज इट इज लिख लेना है, फिर उसके बाद एक काम करेंगे, यहीं पे समझ लेते हैं यार, वहां पे मेरे को फिर देखना पड़ेगा अलग से क्वेश्चन को, ठीक है। इसको छोटू करके यहाँ लिखने की फैसिलिटी तो मेरे पास है ही सही। सेकंड वाला क्वेश्चन देखो क्या है, यहां से सेपरेट कर लेते हैं ना सेकंड वाला क्वेश्चन। तो सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या है देखो, यहीं कर दूं क्या यार, इधर बहुत सारा स्पेस आ गया। तो सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, मुझे क्या पता करना है, फोर्स 8, v का वैल्यू कितना पुट कर देना है 5। ये देखो यहां लिखा है, अगर स्पीड का वैल्यू 5 हो जाए ना, 8 स्पीड v = 5, तो कुछ नहीं करना है आपको, पता क्या करना है, F5 कैलकुलेट करना है, मुझे देखा जाए तो बस, ठीक है। तो F5 F3 F2 तो कैलकुलेट हो गया, F5 भी और कर देंगे, कौन सी बड़ी बात है। तो 7 × क्यूब है ना, 5 क्यूब माइनस नहीं है प्लस है, 10 × 5 माइनस 30 और ये न्यूटन आ गया। सॉल्व करूंगा तो F5 का वैल्यू क्या आ रहा है देखो, F5 का वैल्यू जो आएगा 7, 5 × 5 × 5 125, 5 क्यूब ना, 5 × 5 25 × 5 125 प्लस 50 30 न्यूटन। F5 मल्टीप्लाई करो जल्दी से, 125 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 125 × 7, तो ये कितना हो गया 875, ठीक है। तो यहां तो आ गया 875 प्लस 20 न्यूटन, ठीक है। तो F5 का वैल्यू कितना आ गया 825 885 895 न्यूटन। चेक कर लेना जरा, ठीक है। कैलकुलेशन में गड़बड़ हो इसकी गारंटी नहीं है, आप लोग अच्छे से कैलकुलेट कर लेना है। आप लोगों को आपकी कैलकुलेशन को स्पीड बढ़ानी है, ठीक है, ठीक है। जल्दी जल्दी से मल्टीप्लाई हो पाए, फटाफट से मल्टीप्लाई हो पाए। चलो नोट कर लो जरा, और भी क्वेश्चन कर लेते हैं इसे। वीडियो पॉज करो और यहां तक की कहानी नोट करो जल्दी से, वीडियो पॉज करके यहां तक की कहानी नोट कर लो जल्दी से, फिर आगे की कहानी समझाता हूं। और देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या, अगली कहानी देखो। एक तो ये होता है बेटा, जिसे क्वेश्चन है fx = 3x² + 10। अब आपको ऐसा भी बोला जा सकता है कभी, फाइंड fx पावर 5, ये पता करके बता दो, या फिर fx + 4, ये पता करो। तो ऐसा भी कैलकुलेट किया जा सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलो जिसका दिमाग लग रहा हो, जिसका दिमाग काम कर रहा है, देखो अभी मैंने क्या किया, ध्यान से सुनना। पहले मैंने मैथमेटिक्स समझाई, फिर मैथमेटिक्स के बाद मैंने आपको बताया फिजिक्स में कैसे यूज होगा, फिर एक और क्वेश्चन लिया फिजिक्स से रिलेटेड, फिर वापस मैथमेटिक्स वाली टर्म पे आ रहा हूं, ठीक है। तो यही मैथमेटिक्स में आपको किस टाइप से अप्लाई करना है जरा बताओ मुझे। सॉल्व करो, वीडियो पॉज करो फटाफट से और क्वेश्चन ट्राई करो जल्दी से।
आज से वीडियो थोड़े बड़े बड़े आएंगे, ध्यान रखना, ऐसे नहीं आए 30-30 मिनट के वीडियो नहीं आएंगे। अब आपको 1 महीना हो गया पढ़ते हुए ऑलमोस्ट, तो अब तो वीडियो मुझे बढ़ाने पड़ेंगे। अब वीडियो अपना 1 आवर का आएगा, ध्यान रखना, 1 घंटे का अपना वीडियो आएगा आज से, ठीक है। अभी तक मैंने थोड़ा आराम से आपको पढ़ाया, ठीक है। और धीरे धीरे एक चीज़ और, थोड़े दिनों बाद वीडियो, अभी वीक में जो वीडियो आ रहे हैं ना 3 और वीडियो भी बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना है अपने आप को जो है चेंज करते रहो, जैसा बताया जाए ना, ऐसा नहीं आलसी नहीं बन जाना है। अभी शुरुआत में क्या है, हम लोगों ने आपको कम वीडियो कम टाइम के, इसलिए ताकि एक बार पहले आप ट्रैक पे आओ, JEE या नीट के ट्रैक पे, कि हाँ वहां तक तो पहुंचे, पता लगे पहले ही गिर पड़े, ठीक है ना। चलो सॉल्व करते हैं जरा। अब देखो ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे समझने के लिए आपको, ठीक है। पहले तो मैं fx लिख देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेजोरिटी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी मैंने कुछ भी नहीं किया है, ये वाली स्टेप को उठा के एज इट इज यहाँ रखा है, इसमें कुछ भी नहीं हुआ, ध्यान रखना, ठीक है। अब अगली स्टेप में क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। f यहां मुझे x5 ये कैलकुलेट करना है ना, तो मैंने क्या करना है, ध्यान से देखो, ये जहां भी x है, जहां भी x है, वहां पूरा x की जगह क्या पुट कर देना है। देखो यहां अंदर में इनपुट, इसको बोलते हैं अपन इनपुट, इसको क्या बोलते हैं इनपुट। इनपुट में x था ना, तो यहां x की जगह क्या आ गया, x पावर 5। तो अब आपको क्या करना है, यहां पे जहां x पावर 5 आ गया, तो यहां 3x की जगह x पावर 5 लिख देना है, स्क्वायर प्लस 10, ठीक है। तो ये fx पावर 5 जो आएगा, ये आ गया 3, पावर पे पावर मल्टीप्लाई होती है, ये सबको पता है आपको, 10 प्लस 10, ये वाली 10 के सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो ये आ गया 3x 10 प्लस 10, ये इस टाइप का आंसर हो जाएगा इसका, ये आंसर हो गया, ठीक है। ये वाला अगर आपको समझ में आ गया तो अगला वाला सोल्व करो जल्दी से, ठीक है। ये वाला अगर आपको समझ आया हो ना, तो अगला वाला सोल्व करिए जल्दी से, वीडियो पॉज कर लो और सोल्व कर दो फटाफट से। चलो मैं सोल्व करके बताता हूं, देखो क्या, मुझे तो सोल्व करना ही है, आप करो या ना करो। fx इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 10, ये तो fx दिया हुआ है, ठीक है। अब मेरे को क्या पता करना है, यहाँ x प्लस 4। अब एक चीज ध्यान से सुन लेना, x प्लस 4 का मतलब ये है बेटा कि ये वाली जो है ना, ये x था ना, x की जगह x पहले x था, तो ये जो x है, इस x की जगह मुझे क्या लिख देना है, x प्लस 4। तो यहाँ आ जाएगा 3x प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस 10। समझे, क्लियर है क्या कहानी। कुछ नहीं करना है, वो जो x की जगह पहले मैंने x पावर 5 लिखा, तो आपने भी लिख लिया, x प्लस 4 लिखा तो x प्लस 4 लिख दो। चलो सोल्व कर देते हैं क्या, तो f x प्लस 4 का जो वैल्यू आएगा, ये कितना आ गया 3। चाहो तो इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर से ओपन करोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कुछ बच्चे यहाँ भी गलती कर देते हैं, कुछ बच्चे यहाँ भी क्या गलती करते हैं, ये वाली टर्म को भूल जाएंगे, ये वाली टर्म को भूल जाएंगे बेचारी को, बस ये पावर जो है पहले इसकी लगा दी फिर इसकी लगा दी, ये वाली टर्म को तो भूल ही जाते हैं वो, ठीक है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला तो सब लोगों ने पढ़ा ही होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। एक और बढ़ाते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। ये सारे फॉर्मूले पता होने चाहिए बेटा आपको, अगर आप लोगों ने थोड़ी भी पढ़ाई करी है तो ये याद रहा होगा, शायद 7, 8, 9 सब में ही पढ़ाया जाता है ये, ठीक है। तो अब देखो, पहले तो ये मिटा देता हूं मैं, जो मैंने यहाँ गड़बड़ कर डाली, ठीक है। क्लियर है कहानी। चलो तो अब इसको सिंप्लीफाई कर रहा है, तो सिंप्लीफाई करने पे क्या आएगा, देखो ये बीच में फॉर्मूले चिपका दिए थे मैंने, उनको रहने दो, x प्लस 4। आप चाहो तो इन सबको है ना, ये सबको साइड में आपकी जो बुक के सबसे ऊपर में जो आपकी बुक होती है ना, ऐसे यहाँ ब्लैंक स्पेस होता है ना, वहां चिपका देना इनको, ठीक है। तो fx प्लस 4 कितना हो गया, देखो मल्टीप्लाई करोगे तो 3x स्क्वायर प्लस ये 16 है, 4 का स्क्वायर 16, 16 16 16 48 प्लस ये 3 इंटू 2, ये 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 4 24x प्लस 10। तो आंसर जो आएगा ना एफ एक्स प्लस 4 का, वो कितना आ गया 3x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 58। ये ऐसा आंसर हो जाएगा, नोट कर लो जल्दी से। कैलकुलेशन देख लेना है ना।
चलो कहानी समझ आई। वैसे इस टाइप का ज़्यादा अपना फिजिक्स में यूज़ नहीं होता, बट मैं थोड़ा प्रैक्टिस कराने के लिए बता देता हूँ आपको, बाकी इसका कोई ज़्यादा यूज़ नहीं है। तो वीडियो पॉज करो, नोट कर लो जल्दी से। चलो नेक्स्ट एंड लास्ट देखो क्या। अब एक टर्म ऐसी आती है, देखो जिसे एक और क्वेश्चन करा देता हूँ, फिर वो टर्म के बारे में भी समझा दूंगा। जिसे आपको बोल दिया जाए, ऐसा भी लिख दिया जाता है कभी, एच एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 10 अपॉन 3x स्क्वायर माइनस 10। कैलकुलेट H0 H2, ठीक है। ये इस टाइप से भी लिख दे, जरूरी नहीं है F ही लिखा जाए। जैसे यहाँ लिखा था ना अपन ने, यहाँ ये क्या लिखा था मैंने, यहाँ अगर आप लोग देखोगे तो ये क्या लिखा था, F लिखा हुआ था ना, तो F की जगह G H I J K कुछ भी लिखा जा सकता है। और आपने देखा भी होगा, मैंने ये वाले क्वेश्चन में यहाँ क्या लिख दिया था, यहाँ F लिख दिया था कि कैपिटल F, ठीक है, कैपिटल F लिख दिया था। तो यहाँ ऐसे H लिख रहा हूँ, यहाँ H इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में, खोपड़ी में ऐसा ना घुस जाए फंक्शन का मतलब F ही है। H भी लिखा जा सकता है, G भी लिखा जा सकता है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है, gx इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 7, तो G2 का वैल्यू बता दो क्या होगा। तो ये क्वेश्चन में भी वही करना है जो अपन ने पिछले वाले क्वेश्चंस में किया था। पिछला वाला इन द सेंस वो fx वाले में किया था ना, वही सेम कहानी यहाँ भी करनी है। नाम बस वो f की जगह h आ गया तो उससे कोई मतलब थोड़ी है यार, ठीक है। फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन बोला जाएगा इसको, ठीक है। तो अब आप लोगों के दिमाग में क्लियर हुई अगर कहानी, तो सोल्व कर डालो जल्दी से। अगर आपके दिमाग में क्लियर है तो सोल्व कर लो जल्दी से इसको। क्या है देखो, सबसे पहले तो मैं hx को वापस से यहाँ लिख देता हूँ ऊपर से देख के, इसमें मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब h0 का मतलब x की जगह 0 पुट कर देना है। वही कहानी जैसा कि मैंने आपको बताया, कोई अलग नहीं है। तो 0 0 तो भाग जाता है, और 0 प्लस 10 0 माइनस 10, तो h0 का वैल्यू आ जाएगा 10 डिवाइड बाई माइनस 10 मतलब -1। ये इस टाइप का आंसर हो गया फर्स्ट वाला। तो सेकंड वाला क्वेश्चन अब आप लोग करो यार, अब तो सारी कहानी आपको समझ आई होगी। सर हम क्या करें, H2 का मतलब क्या है, यहाँ पे और यहाँ पे 2 पुट कर लो बस, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 3 2 स्क्वायर 10 3 2 स्क्वायर माइनस 10। तो H2 कितना आ गया देखो, 3 ये 2 स्क्वायर 4 प्लस 10 3 2 स्क्वायर 4 माइनस 10। तो H2 क्या हो जाएगा, तो ये 12 प्लस 10 12 माइनस 10। तो 12 प्लस 10 कितना हो गया, चाहो तो बराबर में यही लिख देता हूँ मैं ना, 12 प्लस 10 22, नीचे 2 11 अपना आंसर हो गया, ठीक है। आपको अगर राइट में लिखना चाहो तो डायरेक्ट राइट में भी लिख सकते हो, यहाँ इक्वल लगा के यहाँ इक्वल लगा के भी लिख सकते हो, ठीक है ना। चलो कहानी खत्म। ऐसा ही सेम जी में भी हो सकता है, नोट कर लो जरा यहाँ तक की कहानी, यहाँ तक की कहानी नोट करो जल्दी से। चलो अब एक लास्ट टर्म समझा देता हूँ आपको। लास्ट टर्म क्या है देखो, वीडियो पोस्ट करके नोट कर लेना पूरा का पूरा। लास्ट टर्म क्या है देखो, लास्ट टर्म होता है मिक्स फंक्शन या हाइब्रिड फंक्शन भी बोलते हैं इनको, मिक्स्ड फंक्शन या हाइब्रिड फंक्शन, ठीक है, या कॉम्प्लेक्स फंक्शन, ऐसा कुछ भी हो सकता है, नाम आपसे कोई नहीं पूछेगा। तो ये फंक्शन क्या होते हैं, जैसे मान लो कभी ऐसा लिखा हुआ f(o)(g)(x) fog x, तो इसका मतलब क्या देखो बता देता, f इंटू जी एक्स, इसका मतलब ये है और कुछ नहीं है, ठीक है। देखो अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था, कौन सा वाला क्वेश्चन, ये वाला। हकीकत में ये वाला क्वेश्चन वहीं से आया उठ के, देखो कैसे आया, देखो मैं बताता हूँ। जैसे अगर मान लो आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, ठीक है। एग्जांपल क्या है देखो, एग्जांपल इधर बगल में लिख देता हूँ, यहाँ पे एग्जांपल समझा देता हूँ। देखो क्या है एग्जांपल, जैसे आपको बोल दिया जाए fx इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 10, यही है ना, एंड gx बरोबर x पावर 5, ठीक है, ठीक है, ऐसा बोल दिया जाए। और आपसे बोल दिया जाए fog x क्या होगा, पहले तो fog x बोल दिया जाए। तो fog x का मतलब क्या करोगे आप, f(o)(g)(x), इसका मतलब क्या है f इंटू जी एक्स, और क्या f इंटू जी एक्स आपने निकालना सीख लिया, जी एक्स का वैल्यू f(x पावर 5), ठीक है। देखो यहां पे निकालना सिखा दिया गया, ये पूरा वही क्वेश्चन है, f(x) है, ये x पावर 5 यहाँ निकाल के आप लोगों ने सीखा क्या। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा f(x पावर 5), अब ये जो fog x है ये किसके बराबर हो जाएगा, f(x पावर 5). अब f(x पावर 5) तो आपको पता है कैलकुलेट करना आता है। अब आप क्या करोगे,
ये वाला x है ना, उसकी जगह क्या लिख दोगे, x की पावर 5, ठीक है। ये वाला x की जगह क्या आ जाएगा, x पावर, तो आंसर आ जाएगा 3x पावर 5 होल स्क्वायर प्लस 10। ये वही क्वेश्चन है और कुछ नहीं। ऐसे उल्टा भी लिखा जा सकता है, FO, तो इसको क्या गॉफ मतलब GOF का मतलब G इंटू FX। अच्छा H भी आ सकता है, FOHX, जिसे भी मैंने बताया ना, फंक्शन है, लिखने के अलग अलग तरीके हैं और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो ये मिक्स फंक्शन की कहानी है, ज़्यादा कोई खास फिजिक्स में यूज नहीं होता। एक आध क्वेश्चन में दे दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए, आपको ऐसा पता रहना चाहिए कि ऐसा भी कुछ होता है, ठीक है। तो पहले नोट कर लो और इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर आज के लेक्चर को यहीं पे अपन विराम देते हैं। चलो वीडियो पोस्ट करके आपने लिख ही लिया होगा। एक आसान सा क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ आपके लिए और आप लोग इसके ट्राई भी करो। fx जैसा दिया है मान लो 3x स्क्वायर प्लस fx दिया है मान लो 7x माइनस 20x क्यूब प्लस 30, ये तो fx दिया है। एंड साथ में gx दिया है मान लो, gx दिया है 2x स्क्वायर प्लस 7, ठीक है। अब मान लो मुझे पता करना है FOG2, ये वैल्यू कितनी आएगी। एक सेकंड ऐसा वैल्यू लेता हूं तो कुछ थोड़ा आसान रहेगा। यहां 6 कर देता हूं ना, एक सेकंड, 3, यहां 12 कर देता हूं, ठीक है। मैं ऐसा कुछ लेना चाह रहा हूं कि आंसर अपना आसान बने। FOG3 बोल दे, FOG3 का वैल्यू क्या होगा, सॉल्व करो जरा, वीडियो पॉज करो। थोड़ा अलग लग रहा होगा ये आपको मिक्स वाला फंक्शन, ठीक है। अगर ज्यादा परेशान कर रहा है वापस से देखो, समझ आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन में भी मैं सोल्व करा दूंगा तो आपको समझ आ जाएगा। एक बार ट्राई करो, अगर ट्राई नहीं करोगे तो समझ नहीं आएगा। ट्राई करोगे तो क्या होगा, एक बार गलती करोगे, कुछ तो गलती करो यार, गलती करोगे तो ही तो सीखोगे, गलती नहीं करोगे तो कैसे सीखोगे। चलो देखो, FOG3 पता करना है ना, FOG3। तो मैंने अभी अभी आपको थोड़ा देर पहले बताया, इसको ऐसा लिखा जा सकता है FG3, ठीक है। क्या मुझे G3 का वैल्यू पता है, देखो यहां से Gx का वैल्यू क्या है, देखो Gx जो दिया है ना वो दिया है 2x स्क्वायर प्लस 12, तो मेरे को G3 पता करना है ना। G3 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 12, तो G3 का वैल्यू कितना हो गया, ये हो गया 3 स्क्वायर 9, 18 प्लस 20 12, तो G3 का वैल्यू आ गया अपने पास कितना, 20। क्लियर है। तो यहां से अगर मैं आगे सोल्व करूंगा तो मुझे क्या पता करना था, FOG3, तो इसको मैंने बताया आपको FG3 लिख लो और G3 का वैल्यू आपने पुट कर लिया, कैलकुलेट कर लिया, कितना आया ये G3। यहां से देखो G3 का वैल्यू 20 है ना, तो G3 की जगह 20 पुट कर लो। क्या आप F20 का वैल्यू नहीं निकाल सकते आप। ये जो FOG3 का वैल्यू है, FOG3 जो है ना वो F20 के वैल्यू के बराबर होगा। और F20 कैसे निकालेंगे, x की जगह, यहाँ x की जगह क्या क्या पुट कर दूंगा मैं, 20, तो कितना आ जाएगा 7, 20 माइनस 20 क्यूब प्लस 30, तो ये कितना हो गया FOG3, ये तो हो गया 140 माइनस 20 मतलब 20 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 2228 000। भाई साहब बहुत बड़ी वैल्यू आ गई। तो FOG3 कोई दिक्कत नहीं है, 140 और 30 कितना हो जाएगा 170 माइनस ये कितना हो जाएगा 16, ठीक है। इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना, आंसर आ जाएगा अपना, है ना। सब्ट्रैक्ट करना तो आपको आता ही होगा, सर हमें तो नहीं आता, आप ही बताओ। चलो सब्ट्रैक्ट भी सिखा देता हूँ। सब्ट्रैक्ट कैसे, 1 6 0 0 0 0 ऐसा लिखते हो क्या, 170 ऐसा लिख दो, 0 से 0 यहाँ 0, फिर आप क्या करते हो, ए 0 तो जाएगा नहीं, फिर यहाँ 10 हो जाएगा, ऐसा आपके मास्टर जी ने सिखाया है क्या, 0 यहाँ 9 हो जाएगा, 9 माइनस 1 8, यहाँ कुछ है नहीं 9, यहाँ भी 9 हो जाएगा, यहाँ से एक उधर चला गया तो यहाँ 5 बचा होगा, तो 5 1। क्या सही लिखा है मैंने, चेक करो जल्दी से। जीरो जीरो ठीक है। तो ये आ गया अपने पास कितना, देखो
FOG 3 का वैल्यू, ये वैल्यू आ रहा है ना 159830, यहाँ माइनस आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है कहानी? तो ये अपना आंसर हो जाएगा, नोट कर लो जरा, माइनस आएगा। ठीक है, तो आज वाले लेक्चर की कहानी यही खत्म करते हैं। और जिन बच्चों को ये कहानी समझ नहीं आई, एक बार और वीडियो देखना, फिर भी नहीं समझ में आई तो लाइव लेक्चर देख लेना। लाइव लेक्चर में पूछ लेना है मिक्स कॉम्बिनेशन, मिक्स फंक्शन। वैसे नीट में इतने ज़्यादा कोई काम का नहीं है, ऐसा कोई भी फिजिक्स में एक सिंगल क्वेश्चन नहीं आएगा जो मिक्स फंक्शन पे होगा। ठीक है, ये मेरा वादा रहा। नीट में, जेई में आएगा तो मैथ्स में आएगा, फिजिक्स में नहीं आएगा। बट मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि अगर मान लो मैं अभी मान लो आपको डीपीपी देता हूँ तो उसमें एक आध क्वेश्चन डालूंगा मैं, ताकि आप प्रैक्टिस कर पाओ इसकी। ठीक है, क्लियर है? तो आज वाला लेक्चर अपन यहीं क्लोज करते हैं और बाकी पढ़ते रहो। फंक्शन अपन ने खत्म कर दिया, तो कल वाले लेक्चर में अपन क्या शुरुआत करेंगे, आप लोग जैसा देख पा रहे होंगे, क्या शुरुआत करेंगे कल वाले लेक्चर में, ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, क्लियर है? तो आज वाला लेक्चर यहीं क्लोज। थैंक यू।